गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स पिछली कक्षा में जो पिछली दो वीडियो थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत, उसमें हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, इस बारे में बताया। फिर हमने आपको अगली वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके प्रमुख अंगों के बारे में बताया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, क्यों हुई और उसके स्थायी सदस्य, जिस समय उसकी स्थापना हुई उस समय कितने सदस्य थे, संस्थापक सदस्य कितने थे, और उसके विभिन्न अंगों सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद, सचिवालय इत्यादि के बारे में बताया। और इसके साथ साथ हमने उनके कार्यों के बारे में भी आपको बताया। आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों के बारे में भी बताएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद, महासभा, न्यासिता परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये विभिन्न अंग अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। विभिन्न एजेंसियां भी स्थापित की गई हैं जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दायित्व हैं उनकी बखूबी पूरा किया जा सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन प्रमुख है। तो हम इनकी बारी बारी से हम इनके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और आजकल इसकी बहुत चर्चा भी है। WHO, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और बच्चों, आजकल आप जानते हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से। क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि विश्व के सभी देश, उसके रहने वाले, उस विश्व में रहने वाले सभी देशों के निवासी स्वस्थ रहें, वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य जो दायित्व यही है कि भाई विश्व के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और कोई भी महामारी, बीमारी इत्यादि ना फैले। तो जब भी कोई महामारी इत्यादि फैलती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य है कि उस महामारी को फैलने से रोकना, उसकी विभीषिका को कम से कम करना और जल्द से जल्द उस महामारी या बीमारी को समाप्त करना। पहले भी विश्व में अनेक बीमारियां फैलती रही हैं और उनका इलाज भी किया गया, उन्हें संपूर्ण रूप से समाप्त भी किया गया। जैसे चेचक फैली थी, चेचक से कई करोड़ लोग मारे गए थे। बाद में चेचक के टीके का आविष्कार हुआ और चेचक जो है आज विश्व पटल से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और इसी तरह से आप देखते हो पोलियो उन्मूलन के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चले। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अब कोविड-19 को लेकर भी बहुत जागरूक है कि भी कोविड-19 को, कोरोना को किस तरह से समाप्त किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि WHO के अंतर्गत विभिन्न जो देश हैं उसके टीकाकरण के लिए, उसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए कार्य प्रगति पर है और कोशिश की जा रही है कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द जो है विकसित हो, जिससे कि लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षा प्राप्त हो। और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी करता रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले बताया था दिसंबर में, जब चाइना में पहला केस आया कि भाई कोरोना महामारी इस तरह से आ चुकी है। फिर इसने बताया कि भाई जो है लॉकडाउन किया जाना चाहिए और क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हम विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मुख्य कार्य करता है। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। दूसरी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये संगठन शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन विश्व को अज्ञान और निरक्षरता से मुक्त करने का कार्य करता है कि भाई विश्व में सभी व्यक्ति शिक्षित हों, सबका सामाजिक विकास हो और सांस्कृतिक विकास हो, कोई भी विश्व में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, जल्द से जल्द विश्व के सभी व्यक्ति शिक्षित हो जाएं। तो विश्व में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम करता है। तीसरी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये संसार भर के बच्चों, प्रसूति गृहों और शिशु कल्याण केंद्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो बाल कोष है कि भाई सभी संसार के सभी बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसूति गृह यानी जहां महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, सभी बच्चों का स्वस्थ जन्म हो, जन्म की अच्छी दशाएं हों, जो बाल मृत्यु दर है वो बिल्कुल न्यून रहे, बाल मृत्यु दर ना हो, और शिशुओं के कल्याण के लिए अनेक जो है केंद्रों की भी स्थापना करता है और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाता है और विश्व के विभिन्न देशों को इसके बारे में जागरूक करता है, गाइडलाइंस जारी करता है और सहायता भी करता है। चौथी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत एक ऐसे कोष की स्थापना की गई है कि जिसका उपयोग सदस्य देशों को तकनीकी सहायता के लिए किया जाता है। आबादी में बढ़ोतरी और परिवार नियोजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज की भी स्थापना की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विभिन्न राष्ट्रों के विकास के लिए इस कोष की स्थापना की गई है कि विभिन्न राष्ट्रों के विकास में योगदान देता है। अगली एजेंसी है पांचवी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग पर इस्लामिक व अफ्रीकी राज्यों का नियंत्रण है और इसे चीन, क्यूबा और रूस द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है। इस आयोग की पहली बैठक 18 जून 2007 में हुई, जिसमें अफ्रीका के 13, एशिया के 13, पूर्वी यूरोप के 6, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन राज्यों के 8 और पश्चिमी यूरोप के 8 सदस्यों ने भाग लिया। तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि संसार के विभिन्न देशों में मानवाधिकार सुरक्षित रहे, मानवाधिकारों का हनन ना हो और मनुष्य के जो मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अधिकार है, कि उसके साथ कोई नस्ल के आधार पर भेदभाव ना हो, वंश जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, कलर के आधार पर भेदभाव ना हो। तो इस तरह से मानवाधिकारों की रक्षा करने में हेल्प करता है। अगली एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ये जो आयोग है, ये जो एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी जो उच्च आयोग है, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई। यह शरणार्थियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। आज इस संघ में 110 देशों में 6,650 लोग 344 लाख विस्थापित लोगों की सहायता कर चुके हैं। शरणार्थी कौन होते हैं? यानी कभी कभी किसी देश में किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी जाति विशेष पर, किसी वर्ग विशेष पर अत्याचार होने लगता है और वो वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि यहाँ हमारा जीवन खतरे में है या यहाँ हमारा सामाजिक और शैक्षणिक विकास, मानवीय विकास नहीं हो सकता, वो खतरे में है। तो ये भाग करके किसी दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। तो उनको सहायता करना, उनके बसाने में सहायता करना, उनको विभिन्न मानवीय दशाएं प्रदान करना इस आयोग का कार्य है। और अभी तक जैसा हमने बताया कि 110 देशों में 6,650 लोग 344 लाख विस्थापित लोगों की सहायता कर चुके हैं।
अगली एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो ये जो एजेंसी है इसका कार्य है कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में व्यापार की उच्च दशाओं का, अच्छी दशाओं का विकास करना, कि व्यापार आपस में फले फूले और सभी लोग आर्थिक दृष्टि से जो है समृद्ध हो जाएं, समृद्ध हों, और इसके लिए ये विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके अलावा भी देखो कुछ और भी एजेंसियां, जैसे ILO है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये जो संगठन है श्रमिकों की दशा में सुधार लाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिकों की दशा में सुधार, काम की सही दशाएं, उनके लिए काम के घंटे निश्चित होना, उनकी छुट्टियों की व्यवस्था करना, तो संसार में सभी देशों में जो श्रमिक है सही दशाओं में कार्य कर पाएं, सबको मिनिमम वेज मिले, इसके लिए प्रयासरत रहता है। एक संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन विभिन्न राष्ट्रों की कृषि भूमि, वनों और पोषण स्तर में वृद्धि का भी प्रयास करता है। एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है कि जो परमाणविक ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग के लिए निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो, सैन्य उपयोग में इस्तेमाल ना हो। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। अब देखो शीत युद्ध, जैसा हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध के बाद भी व्यवस्था में अनेक बदलाव आ चुके हैं जो कि अमेरिका और रूस के बीच में चला। तो नई व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे सोवियत प्रणाली के बिखराव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। हालांकि अभी हम जानते हैं कि खाली अमेरिका ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि 22 जो है काफ़ी संगठन हैं जो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। रूस के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं एवं टकराव के स्थान पर सहयोग की भावना भी बढ़ती जा रही है। और एशिया महाद्वीप में भारत और चीन तेजी से आर्थिक विकास करते हुए महाशक्ति बनने की राह पर हैं। इस कारण एशियाई अर्थव्यवस्था का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और सोवियत संघ के टूटने के बाद बहुत सारे नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में आए हैं, जिसमें से कुछ पूर्वी यूरोप के पूर्व साम्यवादी देश हैं। और विश्व इस समय नई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसा हम जानते हैं, जैसे आतंकवाद, आणविक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विनाश, वैश्विक तापमान, और जैसे कि आज हम जानते हैं कोविड जो है 19 यानी कोरोना महामारी से भी जो है विश्व ग्रसित है। तो बदली हुई परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इस संगठन का जन्म, जैसा हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के माहौल में हुआ। उस समय इसका उद्देश्य सिर्फ युद्ध को रोकना था, लेकिन आज इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। अब बच्चों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष। जैसा हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो सुरक्षा परिषद है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और हमने आपको ये भी बताया था कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रूस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और हमने ये भी बताया था कि स्थायी सदस्य ही ऐसे सदस्य हैं जिनको वीटो की शक्ति प्राप्त है, यानी ये एक निषेधाधिकार की शक्ति है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। यानी किसी भी प्रस्ताव को अगर इनमें से एक भी सदस्य अगर चाहता है कि वो लागू ना हो तो उसे वो वीटो कर सकता है, उसे वो रोक सकता है, फिर वो प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता। और इसके अलावा 10 इसके अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जो कि हर 2 वर्ष के बाद जो है चुने जाते हैं। तो अब ये भी आता है कि भाई भारत जो कि इतना बड़ा देश है
और एक तरह से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व में भारत की जनसंख्या भी जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है और लगातार भारत जो है हर तरह से सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बढ़ता जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की दावेदारी भी जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में होनी चाहिए। तो इसके लिए भी बार बार आवाज उठती रहती है। तो भारत की दावेदारी के लिए जो आवाज उठी है कि भाई भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में दावेदारी मिलनी चाहिए, यानी सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके अनेक जो है कारण हैं। जैसे पहला आपने देखा, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र। तो ये आवाज उठती है कि भाई भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो जो पहली जो भारत की दावेदारी बनती है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र। जो भारत की आबादी है, जैसा कि हम जानते हैं, इस समय लगभग 130 करोड़ के करीब है। हालांकि अभी जनगणना होनी थी और कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई, जिसमें बिल्कुल सही आंकड़े उभर के आते, लेकिन ये माना जाता है कि भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% से भी ज्यादा है। यानी अब देखो, वर्ल्ड में 192 के करीब देश हैं और लगभग 17% आबादी पूरे विश्व की वो भारत में ही रहती है। तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके सही स्थान से वंचित रखना उचित नहीं है। यानी जब भारत एक तरह से वर्ल्ड की 17% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 17% जनसंख्या भारत में ही रहती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 192 सदस्य हैं और जो सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न निर्णय लेता है, तो उसमें भारत की भागीदारी होना, स्थायी सदस्यता होना निहायत जरूरी है। तो इसलिए आबादी के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा राष्ट्र है, तो भारत को इस लिहाज से भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि स्थिर लोकतंत्र व मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा। जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम जानते हैं कि भाई अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र संघ का अब तक का सबसे प्रमुख लक्ष्य रखा गया है और माना भी गया है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके लिए लोकतंत्र कोष की भी स्थापना की गई है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से वंचित रखना कहां तक न्यायोचित है। यानी भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1947 के बाद से ही जिस समय देश आज़ाद हुआ, इस पर सब सर्वमत थे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी और भारत में लोकतंत्र का इतिहास बिल्कुल जो है सुदृढ़ रहा है। आज़ादी से लेकर अभी तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लोकतंत्र खतरे में है या किसी विपक्षी पार्टी ने या सेना ने लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाही या सैनिक शासन स्थापित करने की कोशिश की हो, जैसा कि जो है हम देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश इत्यादि देशों में हुआ। और मानवाधिकारों के प्रति भी हम भारत जो है पूरी निष्ठा रखता है। मानवाधिकारों का यहाँ उल्लंघन नहीं होता, मानवाधिकारों का इतिहास भी बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भी भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी बनती है। नंबर 3 है उभरती हुई आर्थिक ताकत। हम जानते हैं कि भारत पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कोषों में भारत का प्रभावी योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति संस्थापक कोष में भारत का अंशदान $2 मिलियन रहा और वर्ष 13-14 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान करने वाला चौथा सबसे बड़ा भारत देश था। यानी उभरती हुई आर्थिक ताकत है। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी आर्थिक जो है एक तरह से मार्केट है भारत, और सभी देश भारत से संपर्क रखना चाहते हैं, अपनी कंपनियां भारत में लाना चाहते हैं, भारत से व्यापार करना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी आर्थिक ताकत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से वंचित रखना बिल्कुल गलत है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान, जैसा हमने अभी आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत का योगदान सबसे ज़्यादा है और 13-14 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत ने योगदान करने वालों में भारत का चौथा स्थान था, यानी चौथे नंबर पर भारत ने सबसे ज़्यादा योगदान किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए, अपनी विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो विभिन्न देश ही उसके बजट में अपना योगदान देते हैं, तभी कार्य चल पाता है। तो भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देता रहता है। तो इस लिहाज से भी भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी बनती है। शांति बहाली में भारत का योगदान। शांति बहाली में क्या योगदान है? शांति स्थापना के लिए भी भारत विभिन्न देशों जैसे कोरिया, कांगो, लेबनान आदि में अपने सैनिक भेजता रहा है। ऐसे शांति अभियानों की संख्या अब 45 को भी पार कर गई है, जिनमें भारतीय सैनिकों की भागीदारी रही। यानी जैसा हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य जब स्थापना भी हुई, उसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना, संसार में युद्ध ना हो, शांति स्थापित हो। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार डिस्प्यूट या छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते हैं। तो पहले उसे बातचीत से सुलझाया जाता है और जब नहीं सुलझते तो विभिन्न देशों की सेना गठित की जाती है कि जिससे कि उस देश में शांति स्थापित की जाए। तो भारत लगातार उसमें अपना योगदान देता रहा है। विभिन्न जो है अभियानों में अपने शांति सैनिकों को भेजता रहा है और ऐसी अभियानों की संख्या 45 को भी पार कर गई है, जिसमें विभिन्न अवसरों पर भारतीय सैनिकों ने भागीदारी की। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो स्पष्ट है कि भारत के पास स्थायी सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यता और चाहत दोनों हैं। फिर भी कई बातें जो भारत के अनुकूल नहीं हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलने में क्या क्या परेशानियां हैं। तो उनमें जैसे पाकिस्तान को भारत की स्थायी सदस्यता बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एक बड़ी बाधा है। इसके साथ साथ चीन भी नहीं चाहता कि एशिया की कोई और ताकत भारत या जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। और इसके साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। ये भी काफ़ी विकसित देश हैं। भारत और इन तीनों देशों के बीच यह सहमति बन चुकी है कि वे इस मामले में एक दूसरे से सहयोग करने को तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने 2010 में भारत की यात्रा की। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी सहयोग की घोषणा की थी, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि सुरक्षा परिषद का गठन कब और किस ढंग से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक नया समीकरण बना है। देखना यह है कि भारत के स्थायी सदस्यता की इच्छा को आकार लेने में और कितना वक्त लगेगा। बच्चों, जैसा हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसके अनेक अंग हैं, विभिन्न एजेंसियां जो कार्य करती हैं। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या हैं, कि हमने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो कर दी वर्ल्ड ने, तो उसकी क्या अचीवमेंट्स है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न आपदा को रोकने में सफल हुआ या नहीं हुआ, ये देखना जरूरी है, और उसकी क्या उपलब्धियां हैं। तो पहली उपलब्धि जहां तक है, हम इसे विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां। तो इसमें हम क्या रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से कुछ विवाद हैं जैसे रूस ईरान विवाद, यूनान विवाद, सीरिया और लेबनान की समस्या, इंडोनेशिया की समस्या, कोरफू चैनल विवाद, कोरिया समस्या, स्वेज नहर की समस्या, कांगो समस्या, यमन विवाद, कुवैत इराक विवाद आदि। इस तरह से संसार में विभिन्न विवादों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 2 है अमेरिका और शेष विश्व के बीच बातचीत कायम करना। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत करवा सकता है। इसी के माध्यम से छोटे देश अमेरिका से किसी भी मसले पर बातचीत कर सकते हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ना हो तो वे अमेरिका की ताकत से डरेंगे। 192 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है।
यानी वैसे कोई छोटा देश अमेरिका से बातचीत करने में घबराएगा, अमेरिका भी उसको तवज्जो नहीं देगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर विभिन्न देश अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं किसी भी मसले पर, और अमेरिका से बातचीत करके उसे किसी मसले पर राजी करा जा सकता है, झुकाया जा सकता है। आखिरकार जब 192 देश 190 देश मिलकर के किसी बात को कहेंगे तो उसे इतनी आसानी से नकारा नहीं जा सकता। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है। नंबर 4, अमेरिका पर अंकुश। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है जिसके माध्यम से वह देशों को बाध्य करे, परंतु वह अमेरिका पर अंकुश जरूर लगा सकता है। विभिन्न देश अमेरिका की ताकत से भयभीत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों के माध्यम से एकजुट होकर किसी भी मसले पर अमेरिका की नीतियों पर प्रतिक्रिया दे सकता है एवं आलोचना कर सकता है। नंबर 5, पारस्परिक निर्भरता। वर्तमान समय में पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। सभी देशों को इसका महत्व समझ आ रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। यानी हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का युग है और सभी देश आज के समय में सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी देश अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता। अब महामारी ही फैली हुई है तो सभी देश एक दूसरे पर डिपेंड हैं और सभी देश कोशिश कर रहे हैं भाई जल्द से जल्द वैक्सीन बने और जिससे दूसरे देशों को भी मिले और इस बीमारी को खत्म किया जा सके। आर्थिक रूप से तो जो देश हैं पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंड हैं ही। नंबर 6, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया है जिससे कि संसार को जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं उनसे छुटकारा मिले और उस संसार में शांति स्थापित हो। नंबर 7, अंतरिक्ष का मानव कल्याण के लिए प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप ही महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। अब अन्य उपलब्धियां क्या क्या हैं? आज संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, प्रचार, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, महामारियों को रोकने आदि में अहम भूमिका निभा रहा है। आतंकवाद, धर्मांधता और शस्त्रीकरण के स्थान पर आर्थिक सामाजिक विकास, लोकतंत्र के प्रसार और शस्त्रीकरण को मजबूत करना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग और सशस्त्रीकरण को मजबूत करना तो संयुक्त राष्ट्र संघ का के लिए जैसे अधिक मानवीय मूल्यों, विश्व बंधुत्व, पारस्परिक सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए। 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य इसके 60 साल पूरे किए जाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए और उन्होंने इसे अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कई कदम भी उठाए, जैसे शांति संस्थापक आयोग गठित किया गया। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति मिली। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई जो कि 19 जून 2006 से सक्रिय है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति बनी। सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई। एक लोकतंत्र कोष गठित हुआ और ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति बनी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक उपलब्धियां हैं। अब बच्चों, जब जैसा कोई भी संगठन बनता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो संगठन लगातार अच्छा ही कार्य कर रहा हो और उसकी लगातार बढ़ाई ही की जा रही हो, उसमें कोई भी अवगुण ना आए। तो धीरे धीरे संगठन में कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है और उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती हैं। तो इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार की मांग लगातार की जाती रही है। तो क्या मांग की जाती रही है? पहली मांग जो है सुधार के लिए सदस्य संख्या को लेकर है। वो कैसे है कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वाले राष्ट्रों, जिनमें भारत भी शामिल है, का कहना है कि जिस अनुपात में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य संख्या बढ़ी है
यानी शुरू में देखो 51 देश थे और अब बढ़कर के 193 देश हो गए हैं, उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। यानी वही 15 के 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो अतः सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो पहली डिमांड ये बड़ी है। दूसरा है असमान प्रभुसत्ता। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि सुरक्षा परिषद में समानता के अधिकार को मान्यता न देकर असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व विद्यमान है। कई राष्ट्र इस भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। तीसरी सुधार की बात है कि महाशक्तियों के प्रभुत्व को कम करना। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य राष्ट्रों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, इनको वीटो की शक्ति दी गई है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अतः इसके प्रभुत्व को कम करने के लिए भी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जाती रही है, और जिसके लिए अनेक बातें, अनेक सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे पहला है कि भाई सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। सुधारों की मांग करने वाले सदस्य देश सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की मांग कर रहे हैं। विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की अवधारणा को समाप्त कर सबको समान स्तर की सदस्यता प्रदान करना भी एक सुझाव है। वीटो की समाप्ति। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और लोकतांत्रिक बनाने के लिए या तो वीटो की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसे सीमित कर देना चाहिए। एक है कि सुरक्षा परिषद को जवाबदेह बनाया जाए। सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वालों का कहना है कि यदि सुरक्षा परिषद को विश्व के लोगों का विश्वास जीतना है तो इसे महासभा के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक कार्य। कई विचारक ये भी कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को केवल राजनीतिक कार्य ही दिए जाते हैं, जिससे इसके सदस्यों में सदैव मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। अतः इनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिए जाने चाहिए। अब बच्चों, जैसा हमने बताया था आपको कि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस में है, एक प्रश्न जो है वो मानचित्र और एक प्रश्न जो है हमारा कार्टून या चित्र से संबंधित भी आता है। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हम फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर हम इसका ध्यान से अध्ययन करें। तो इस चित्र में देखो, जैसे ये दिखाया गया है, ये प्रश्न है कि यह चित्र किस संस्था या संगठन से संबंधित है। तो बच्चों ध्यान से देखो और बताओ कि ये चित्र किस संस्था या संगठन से संबंधित है। तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी ये जो चित्र है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। तो ये प्रश्न हम अच्छी तरह से सोल्व कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में विभिन्न अध्यायों में अलग अलग चित्र, कार्टून दिए हुए हैं, तो उनको हमने ध्यान से देखना है, वो क्या संदेश देते हैं और किस बारे में है। फिर है दूसरा, इस चित्र में किसका मानचित्र है। अब ये देखो आपके मानचित्र दिख रहा है, ये जो इसमें मानचित्र है, तो किसका मानचित्र है। तो ये जो मानचित्र है विश्व का मानचित्र। हम आंसर में लिखेंगे इस चित्र में विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया है। तीसरा है कि दिए गए चित्र में किसकी पत्तियां हैं। देखो ये पत्तियां दिखा रखी हैं, ये दिखा रखी हैं, ये दिखा रखी हैं, इधर तक ये सारी पत्तियां हैं, और ये पत्तियां किस बात का प्रतीक हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि चित्र में दिखाई गई पत्तियां जैतून की पत्तियां हैं और ये पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक हैं। तो ये हम उत्तर देंगे। तो इस तरह से हम विभिन्न जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में चित्र दिए गए हैं उनका ध्यान से अध्ययन करके उनके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं और उन्हें अपने मन में बैठाने की कोशिश करो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो बच्चों, इस रिकॉर्डिंग में, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमने आपको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों के बारे में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां कौन कौन सी हैं,
फिर इसके अलावा हमने ये भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या उपलब्धियां हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार की जरूरत है, भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी किस तरह से मजबूत है, भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य क्यों बनाया, स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए, इन सब बातों में आज हमने चर्चा की। इस तरह से बच्चों आज हमारा जो ये अध्याय था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और जिसमें विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंग, उसकी एजेंसियां, उनके कार्य के जो था वो आज समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम आपको जो हमारा इस बुक का अंतिम अध्याय है ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा आप जानते हो कि इस बार की परीक्षा को देखते हुए कोविड के कारण कुछ सिलेबस घटा दिया गया था, तो जो 2 अध्याय नेक्स्ट हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा और एक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये इस बार के सिलेबस में नहीं हैं। तो इस बुक का जो अंतिम अध्याय है ग्लोबलाइजेशन, उसकी चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।